वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले एरे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप देखा है, राइट। उसके बाद हमने देखा है नंबर डेटा टाइप और आज हम देखने वाले एरे डेटा टाइप। तो एरे डेटा टाइप होता क्या है? एरे का मतलब होता है एक तरीके का ऑब्जेक्ट। एरे इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपके मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ऑब्जेक्ट तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो एरे भी अगर एक ऑब्जेक्ट है तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा? तो दोनों में डिफरेंस ऐसा है कि ऑब्जेक्ट कभी भी ये की वैल्यू पेयर से आपकी कलेक्शन बनाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट को टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ऑब्जेक्ट के अंदर आपने अभी तक ऐसे लिखा था, राइट। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखाई दे रहा हूँ। न्यू ओबीजे सपोज मैंने बनाया था, तो यहाँ पर मैंने बताते वक्त ऐसे लिखा था, राइट। नेम लिखा और उसके आगे मैंने लिख दिया था वैल्यू। मतलब ये बन गई थी उसकी की और ये बन गई वैल्यू। बट अगर मैं एरे को इसी फॉर्म में बनाऊं तो एरे का फॉर्म अलग होता है, जैसे न्यू एरे, और यहाँ पर मैं सीधा वैल्यू रख देता हूँ भूषण, राइट। तो ये चल जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर की और वैल्यू के तौर पे रखा गया था, यहाँ पर सीधा वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे की जरूरत नहीं होती। करेक्ट। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि एरे ये कलेक्शन ऑफ, या इसे आप कहोगे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, और ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे आप? ऑब्जेक्ट जो मैंने सिखाया था पहले, उसे कहा जाता है कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, राइट। फिलहाल मैं ये दोनों चीजें कमेंट कर देता हूँ, आपको सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए मैंने ये किया था। अब देखते हैं एरे एक्चुअली क्यों यूज होता है और ऑब्जेक्ट क्यों नहीं यूज करना है, किस किस जगह पे ऑब्जेक्ट जरूरी है और किस जगह पे एरे जरूरी है। जब आपको ये सिनेरियो रहे कि मुझे की वैल्यू पेयर में चीजें चाहिए, तो आप डेफिनेटली ऑब्जेक्ट का यूज करो। बट आप चाहते हो कि मुझे कंजिक्यूटिव नंबर्स या कंजिक्यूटिव फॉर्म में मुझे डेटा चाहिए, कि जो मैं एक डेटा के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कंटिन्यूस फॉर्म में आने वाला हो, तो उस टाइम पे आपको एरे का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट, मैंने लिखा एरे। पहले मैं सिंटैक्स बता देता हूँ कि सिंटैक्स लिखा कैसे जाता है। ये है आपका एम्प्टी एरे, या फिर आप उसे कहोगे एरे लिटरल्स, राइट। यही चीज मैंने ऑब्जेक्ट बताते हो क्या किया था, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर करली ब्रेसेस लिखा था, राइट। तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एरे। एरे में वैल्यू स्टोर करने का तरीका ऐसे होता है कि लेट ARR1 में बनाया, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट लिटरल्स विथ वैल्यूज। एरे लिटरल्स, या आप सॉरी, ऑब्जेक्ट लिटरल मैंने कहा, ये एरे लिटरल्स विथ वैल्यूज है। जहां पर एरे ये मतलब स्क्वायर ब्रैकेट होता है और उसके अंदर आपने वैल्यूज रख दी 1 2 3 4 5। आप चाहो तो वो वैल्यू दे सकते हो। सपोज मैंने दिया भूषण, कॉमा पवार, कॉमा सपोज मैंने यहाँ पर दिया जॉन, यहाँ पर जो भी माइक, जो भी आप नाम देना चाहते हो। तो ये बन गया एक तरीके का एरे। एरे मैंने जैसे कहा कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, राइट। तो ये सारी वैल्यूज है, मैंने ये सारी वैल्यूज रख दी और इससे मुझे मेरा बन गया एरे। ये एक तरीका है आपका एरे बनाने का, जिसे आप कहते हो एरे लिटरल्स। दूसरा तरीका जैसे कि मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के लिए, सेम तरीका। यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, एरे का कंस्ट्रक्टर आएगा। यहाँ पर लिखने का तरीका वैसे लेट और वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू न्यू और आपका कंस्ट्रक्टर। वहां पे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर था, यहाँ पे एरे हम सीख रहे हैं इसलिए इसका एरे का कंस्ट्रक्टर, राइट। इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टर वे फॉर क्रिएशन ऑफ एरे। तो हमने सीखा दो तरीके एरे बनाने के। पहला एक लिटरल वे, मतलब जहां पर कुछ नहीं रहेगा, और दूसरा एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप एरे बनाओगे। यहाँ पर न्यू मेमोरी एलोकेट की जाएगी, यहाँ पर भी न्यू मेमोरी एलोकेट की जाएगी। बट डिफरेंस ऐसा है कि जब आप ये दोनों प्रिंट करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज कंसोल लॉक कर दिया, मैंने आपको ये दोनों तरीके बताए थे, ARR एंड कॉमा ARR2। ये दोनों तरीके मैंने ऑब्जेक्ट के वक्त भी बताए थे। तो देखो, मैंने पहला प्रिंट किया, दूसरा प्रिंट किया, दोनों में तरीका सेम है, मतलब लिखने का तरीका अलग है सिर्फ। और आप अगर इसको प्रिंट करते हो तो आप दोनों यहाँ पर देख सकते हो, उसके लेंथ प्रॉपर्टी दिख रही है, इसके प्रोटोटाइप भी दिख रहा है। प्रोटोटाइप हम आगे वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। बट तब तक ये जान लीजिए हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम एरे बना सकते हैं, राइट। अब मेरा क्वेश्चन कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट आपको बताया था,
राइट। आपके ऑब्जेक्ट में आप कोई भी टाइप की वैल्यूज रख सकते थे, राइट। यहाँ पर मतलब जहाँ पर मैं यहाँ पर वैल्यूज भूषण एज अ स्ट्रिंग दे रहा था, सेम आप नंबर भी दे सकते थे। आपकी की हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है, यहाँ करेक्ट है। बट आपकी वैल्यू कोई भी फॉर्मेट में हो सकती है, यहाँ पर नंबर हो सकता है, आपका बुलियन हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, जो कि हमने देखा था। तो सेम वे एरे भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज रख सकता है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। मतलब सपोज मैंने ये एरे लिया, यहाँ पर मैंने सारे स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा डाला था, राइट। सेम अगर मैं यहाँ पे करूँ कि मैंने ए आर आर टू में मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ये तरीका ना लिखते हुए नॉर्मल में पहले दोनों तरीके से बताता हूँ। नॉर्मल ARR3 बनाया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैंने पहली वैल्यू ली भूषण, राइट। उसके बाद मैंने दी नंबर, इसके बाद मैंने दिया ट्रू मतलब आपका बुलियन, इसके बाद मैंने दिया नल, इसके बाद मैंने दिया अनडिफाइन, उसके बाद मैंने दिया ऑब्जेक्ट, राइट। एक ऑब्जेक्ट दे दिया और उसके बाद मैंने दिया सपोज फंक्शन। फंक्शन मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, राइट। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो। समझने के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं आपको थोड़ा आसान कर देता हूँ। ये कर्ली ब्रेसेस ना होते हुए क्या होगा, ये सॉरी ये कर्ली ब्रेसेस फंक्शन का क्लोज हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया, राइट। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद ये देखिए लाइन में अलाइनमेंट हो गया। तो मैंने क्या किया, एरे बनाया, राइट। ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे हो गया। इसके अंदर पहली वाली मैंने दी भूषण, दूसरी नंबर, पहली थी स्ट्रिंग, दूसरी नंबर, तीसरा बुलियन, नल, अनडिफाइंड, ये एक ऑब्जेक्ट था कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मतलब मैं ऑब्जेक्ट एज अ वैल्यू भी दे सकता हूँ। और लास्ट के मेरे पास एक फंक्शन भी है, मैं फंक्शन भी दे सकता हूँ। तो ये एरे 3 अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग एरे 3, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए कंसोल लॉक करने पर मेरे पास सारी वैल्यूज दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, स्ट्रिंग, नंबर, ट्रू, नल, अनडिफाइन, ऑब्जेक्ट, ये फंक्शन। अब आपको एक चीज ऑब्जर्व हुई होगी, अगर मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूं तो यहाँ पे की और वैल्यू प्रिंट होती थी, राइट। मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, ये नॉर्मल ये था मेरे पास, ठीक है। और मैं इसको कंसोल लॉक करता था, कंसोल लॉक और न्यू ओबीजे। मैं आपको इसीलिए कंपेयर करवा रहा हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट ठीक से देखा है। तो इसके साथ अगर एरे को कंपेयर किया जाए तो देखिए यहाँ पर मेरे पास की थी और यहाँ पे वैल्यू थी, राइट। नेम एज ए की था और भूषण एज ए वैल्यू था। बट जब एरे को मैं प्रिंट करूंगा तो आपके पास की ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 ये कीज हो रही है और उसके सामने वैल्यूज आ रही है, जो भी आपने वैल्यूज दी हुई है। आपने तो कीज दी नहीं है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पे कीज ऑटो जनरेट हो रही है। तो यही काम होता है आपका एरे का, ये कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस पे आपको डेटा स्टोर करवाता है, राइट। मतलब एक एड्रेस पर मैं अगर आपको ग्राफिकली दिखाऊँ ये चीज़, तो मैं सपोज MS पेंट यूज़ कर लेता हूँ और मैं आपको डायग्रामेटिकली अगर दिखाऊँ, यहाँ पर न्यू, ये डोंट सेव, ओके। सो मेरा ऑब्जेक्ट या एरे बनाते वक्त क्या होता है कि एरे में एक ही मेमोरी लोकेशन, सॉरी, एरे में एक ही मेमोरी लोकेशन होती है अपने पास, और इस मेमोरी लोकेशन को मेमोरी में ऐसे स्टोर किया जाता है कि सारे नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में आ जाए। मतलब मेरे पास एक पूरा एक एड्रेस है जहां पर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। सपोज मेरा इसका एड्रेस दिया है, इसका एड्रेस मैं दे रहा हूँ 101010 समथिंग, ये कुछ तो भी मेमोरी में एड्रेस है, राइट। इस एड्रेस पर जाकर ये वैल्यू स्टोर हुई है, मतलब ARR3 का एड्रेस, इस चीज़ का रेफरेंस बोलोगे, इसका एड्रेस सपोज 100 ये समथिंग है। इस लोकेशन पर मुझे अगर वैल्यूज प्रिंट करनी है, वैल्यूज पुटअप करनी है, तो मैं क्या करता था, हर एक को ऐसे पार्टीशन कर रहा हूँ। पार्टीशन करने की वजह से क्या हुआ, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी है, मतलब एक अगर स्टार्ट पता है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्या होगा ये हमें पता रहेगा, राइट। यहाँ पे आएगा भूषण, यहाँ पे आएगा 10, सपोज मैंने नंबर डाला तो यहाँ पे ट्रू था, यहाँ पे नल था, अनडिफाइन। तो दिस इज वे कि आप सारे वैल्यूज यहाँ पर एक ही एड्रेस लोकेशन पे स्टोर कर रहे हो, राइट। ये सारे एक ही जगह पे स्टोर कर रहे हो, इसीलिए इसको कॉन्जिक्यूटिव कलेक्शन ऑफ वैल्यूज कहा जाता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब सिक्वेंशियल, एक ही, एक के साथ एक लगातार सारे रखे गए मेमोरी में, तो इसे कहा जाता है एरे।
और ये सारे डिनोट होते हैं एक ही एड्रेस से, एक ही नाम से। एक ही नाम मतलब एक ही वेरिएबल से डिनोट होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपने कोई की ना देते हुए की यहाँ पर कीज जनरेट हुई है, राइट। तो हमेशा याद रखना, एरे कभी भी कीज के फॉर्म में उसके इंडेक्स लेता है। इंडेक्स मतलब ये वैल्यू कौन से लोकेशन पे या कौन से इंडेक्स पे रखी रखी गई है आपके एरे में, ये आपका बन जाता है की। मतलब आपके डायग्राम में अगर बताऊं तो हमेशा याद रखना, आपका फर्स्ट लोकेशन कभी भी जीरो से स्टार्ट होता है एरे में। मतलब आपको अगर एरे में पहली वैल्यू चाहिए तो वो कौन से लोकेशन पे रहेगी, जीरो लोकेशन पे, जीरो इंडेक्स पे। दूसरी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। इस तरीके से। बट हमेशा याद रखना, एरे का इंडेक्स पहला कभी भी जीरो ही रहेगा। आप कोई भी दूसरा एलिमेंट या दूसरा नंबर अगर यूज करोगे तो वो नहीं चलेगा। बाय डिफॉल्ट आपका एरे जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए भूषण को हमेशा कौन सा इंडेक्स आएगा, जीरो। 10 को कौन सा आएगा, 1। बाद में 2 3 4 5 6, राइट। तो इस तरीके से नंबरिंग बढ़ती जाएगी। आप अगर इसके अंदर बढ़ाते जाओगे वैल्यूज, चलो सपोज मैंने पावर लिख दिया तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन किस नंबर पे था, 6। तो जब मैं ये प्रिंट करूंगा तो पावर कौन से नंबर पे आएगा, 7 पे आएगा, राइट। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, लेंथ 8 है। आप कहोगे कि लास्ट तो 7 नंबर पे है, तो लेंथ 8 किसे आई। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपका जीरो से स्टार्ट होगा। अगर आप काउंटिंग करोगे तो जीरो वाला बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर ये टोटल गिनोगे तो ये जीरो से लेकर 7 तक कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 वैल्यूज आपने रखी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इसीलिए इसकी लेंथ क्या आ रही है, 8। ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है जो फ्रेशर होते हैं उनको, कि ये तो नंबर लास्ट 7 है फिर भी लेंथ 8 क्यों आ रही है। तो हमेशा याद रखना, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना कि 1 से। 1 से होता तो ये 7 होते, बट ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक एक्स्ट्रा हो गया उसमें, राइट। तो 7, ये 1 to 7 वाले 7 प्लस जीरो वाला कितना बन गया लेंथ, 8। तो टोटल लेंथ कितनी बनी, 8। तो ये तरीका है आपका ऑब्जेक्ट बनाने का। मतलब अपने पास दो तरीके बन गए, आपको पता चल गया। एक तो लिटरल, दूसरा है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब कुछ और चीजें जो मुझे आपको बतानी है, जो कि आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत काम में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके ऐसे एरे बनाया, ARR बनाया सपोज, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ऐसा रख दिया। अब आप बोलोगे इसकी लेंथ अगर मैं बताऊं तो लेंथ कितनी रहेगी, डेफिनेटली इसमें कुछ नहीं है तो लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, ARR। अगर मैं ARR प्रिंट करूं तो देखो, ARR में कुछ नहीं है, ब्लैंक है। इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ। यहाँ पर सीधा लेंथ, ये मेथड नहीं है, इसको ओपन क्लोज ब्रैकेट मत लिखना, ये प्रॉपर्टी है, राइट। लेंथ इज अ प्रॉपर्टी जिससे आप एरे की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो मैंने रिफ्रेश किया तो लेंथ कितनी है, जीरो। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। अगर मैं ऐसा लिख दूं 10 20 30 40, तो इसकी लेंथ क्या बन जाएगी, कितने एलिमेंट है इसमें, 4 एलिमेंट, राइट। तो इसकी लेंथ क्या बन गई, 4। और इसका इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, कंसोल डॉट लॉग। जो कि मैंने कहा था पहले भी, ARR अगर मैं प्रिंट करूंगा तो इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होगी, इंडेक्सेस स्टार्ट होगी जीरो से कहाँ तक, 3 तक। 4 है लेंथ मतलब 3 तक जाएगा, राइट। 0 से 3 लेंथ होगी 4। समझ पा रहे हो। तो ये है आपका एरे। और एक चीज, सपोज मैंने लिखा ARR1 और मैंने यहां पर कुछ नहीं लिखा, यहां पर मैंने ब्लैंक ऑब्जेक्ट, ब्लैंक एरे बनाया है। अब मैंने क्या किया, जीरो लोकेशन पे 10 डाल दिया है। ये एरे का एक्सेस करने का तरीका है, जो ऑब्जेक्ट में आपने किया था सेम स्क्वायर ब्रैकेट में। यहाँ पे डॉट नहीं यूज करते, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करते हो। एरे को एक्सेस करने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, याद रखिए। आपको स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ उसका इंडेक्स लिखना है, कौन से इंडेक्स पे आप वैल्यू रखना चाहते हो। तो मैंने जीरो इंडेक्स पे रखी 10th वैल्यू। जो काम मैंने ऊपर किया था ये सेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और मैं लिखना चाहता हूँ 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40, राइट। और मैं यहाँ पर वापस वो कंसोल लॉक कर देता हूँ, ये जो किया था मैंने सेम तरीके से मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ। कंसोल लॉग ARR1 और कंसोल लॉग ARR का लेंथ। आप मुझे बताओ दोनों सेम है या नहीं है। ऑब्वियसली सेम है। यहाँ पर आपने प्री डिफाइंड वैल्यूज रख दी थी और यहाँ पर आपने बाद में मैन्युअली इसको इंसर्ट किया। समझ पा रहे हो इंसर्शन का वे कैसे है। इंसर्शन का वे है आपको इंसर्ट वैल्यू इन एरे एट जीरोथ इंडेक्स, राइट। और सेम वे आप यहाँ पे क्या बोलोगे, फर्स्ट इंडेक्स
ये सेकेंड इंडेक्स और ये थर्ड इंडेक्स, राइट। तो आपके पास दो तरीके, आप तो प्री डिफाइन कर सकते हो कि आपको अगर वैल्यूज पता है तो आप पहले से बना दो, नहीं पता है तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। लेंथ उसी तरीके से कैलकुलेट होगी जैसे आपने रखा है। बट क्या होगा अगर मैं ऐसा कर दूं, लेंथ सॉरी लेट ARR2 और मैं यहां पर ब्लैंक रखता हूं। अब मैं रखता हूं ARR2 और जीरो पे मैं रख देता हूं 10, राइट। बट मैं यहाँ पे रखते वक्त ARR2 1 पे ना रखते हुए मैं यहाँ पे फिफ्थ पे रख देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू मैं रख दी 20। क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है ये बताइए मुझे। अगर मैंने सीधा जीरो पे रखी और फिफ्थ पे रख दी तो बीच वाले कहाँ गए, बीच वालों को वैल्यू क्या असाइन होगी। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मैं वापस इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं न्यू डोंट सेव, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया, ठीक है। ये एरे बना दिया और एरे में मैंने क्या किया कि फर्स्ट लोकेशन पे, ठीक है, मैंने फर्स्ट लोकेशन मतलब कौन सा हो गया उसका जीरोथ इंडेक्स। ऐसे मैंने, और उसके अंदर अभी तक तो मैंने कुछ बताया नहीं कितने एलिमेंट रहने वाले, तो मैंने बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, मैंने सीधा जीरोथ इंडेक्स पे, ये जीरोथ इंडेक्स था यहाँ पे मैंने 10 रख दिया। और मैंने क्या किया दूसरा, मैंने फिफ्थ लोकेशन पे, फिफ्थ लोकेशन कहाँ से आएगा, ये जीरोथ हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये फिफ्थ पे मैंने जाकर 20 रख दिया, राइट। समझ पा रहे हो। तो ये क्या हुआ, बीच वाली ये चार ब्लॉक, ये चार ब्लॉक पे वैल्यू क्या गई, राइट। ये वैल्यू गई अनडिफाइंड, यहाँ पर वैल्यू कुछ नहीं है तो मतलब ये वैल्यू क्या बन गई, अनडिफाइंड। अगर आप इसका लेंथ अभी बताओगे तो लेंथ कितना है, लेंथ हमेशा कब कैलकुलेट होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एरे जहां से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे, ये इंडेक्स फिफ्थ पे। तो यहां तक पूरा कैलकुलेट करते आएगा, वो गिनते आएगा 1 2 3 4 फिफ्थ और सिक्स्थ। भले अंदर वैल्यूज नहीं है बट ये लास्ट एलिमेंट कौन सी जगह पे है, यहाँ तक है, तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर वन से लेकर कैलकुलेट करते आओ। इंडेक्सेस की बात नहीं कर रहा, काउंटिंग की बात करो, काउंटिंग हमेशा वन से स्टार्ट होती है, राइट। बट इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडेक्सेस जीरो से स्टार्ट होती है, तो काउंटिंग वन से करते गए 1 2 3 4 5 6। तो अभी इसकी लेंथ क्या आनी चाहिए, डेफिनेटली कंसोल लॉग अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो लेंथ ये आनी चाहिए सिक्स, देख लो करेक्ट 6 आ रही है। अगर मैं इसको बताऊं कि हाँ मुझे कंसोल लॉक करवा के दो भाई कि ARR2 में गया क्या क्या है, तो गया क्या क्या है देखने के लिए देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखा तो जीरो पे मेरा 10 गया, फिफ्थ पे क्या गया 20, बीच वाले कुछ दिखाई दिए क्या, बीच वाले देखो एम टी, 4 ब्लॉक्स एम टी है इसके अंदर, राइट, 4 ब्लॉक्स एम टी है। तो इसीलिए इसकी लेंथ क्या हुई 6, क्योंकि स्टार्ट और लास्ट इंडेक्स टोटल अगर गिन ले तो ये कितने ब्लॉक्स हो गए, 6 ब्लॉक्स, मतलब 6 जगह पर आपका वैल्यूज होना चाहिए। तो इसने साइज दे दी, लेंथ दे दी 6। अगर आप कहोगे कि ये चलो मैंने ये कमेंट कर दिया, अब मैंने सिर्फ लास्ट में रखा है, तो एरे की लेंथ कितनी आएगी, सोचो। लेंथ 6 ही आएगी क्योंकि आपने कितने भी एम्प्टी ब्लॉक्स अंदर रख दिए हो, लास्ट एलिमेंट कौन से लोकेशन पे वहां तक काउंटिंग करते चालू रहेगा। तो काउंटिंग जैसे करेगा लास्ट एलिमेंट ये फिफ्थ लोकेशन पे, मतलब सिक्स्थ वाला एलिमेंट है, राइट। तो इसीलिए इसका लेंथ हो गया 6। अब यही चीज अगर मैं एरे के फॉर्म में करूं, मतलब कंस्ट्रक्टर के फॉर्म में करूं, तो कंस्ट्रक्टर के फॉर्म में कैसे होगा, ये चीज मैं कमेंट कर देता हूं। अब कंस्ट्रक्टर के वे, कंस्ट्रक्टर का वे कैसे होता है कि मैं एक ARR बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें न्यू एरे बना रहा हूँ। इसमें आप क्या दोगे, इस तरीके से दे सकते हो, राइट। इस तरीके से देने का मतलब क्या हो गया, आपने कंसोल लॉग अगर किया है कंसोल डॉट लॉग ARR, तो आपको क्या प्रिंट करेगा, ये वैल्यू प्रिंट करेगा कि 10 20 20 30 40 और 10 का लोकेशन इंडेक्स जीरो, 20 का फर्स्ट, 50 का रहेगा 4। टोटल लेंथ कितनी रहेगी, 5 एलिमेंट हो गए। तो जीरो से लेकर 4 तक मतलब 5 एलिमेंट। बट क्या हो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, 10 का मैं 10 में रिमूव कर देता हूँ, 20 भी रिमूव कर देता हूँ, 30 40 एंड 50। अब मुझे बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा। आपने यहाँ पे ब्लैंक रख दिया,
चलेगा या नहीं चलेगा? आपने जैसे रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन बोल रहा है कि आप ऐसे नहीं रख सकते जब कंस्ट्रक्टर का थ्रू कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ कैसे करनी पड़ेगी? यहाँ पर सपोज मैंने कुछ नहीं दिया है और सेम तरीका मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ए आर आर फिफ्थ लोकेशन पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, सॉरी फिफ्थ लोकेशन पे मैं डाल रहा हूँ 20। अब आप मुझे बताओ ए आर आर में कैसे रहेगा? सेम, पहले 5 ब्लॉक एम्प्टी और बाद में ये 6, मतलब फिफ्थ मतलब क्या हो गया, जीरो से लेकर फिफ्थ मतलब 6 लोकेशन, तो इसमें 20 वैल्यू चलेगी। राइट, इसकी लेंथ क्या होगी? 6। समझ पा रहे हो? ये तरीका है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और एक चीज़ आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है कि मैं अगर सपोज ऐसे दे दूँ तो ये आपके वैल्यूज ले लेगा और ये सारी वैल्यूज किस में रख देगा? एरे वन में। बराबर। क्या हो अगर मैंने सिर्फ यहां पर ये दिया हुआ है, एक ही नंबर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब समझ लीजिए, जब आप मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर पास करते हो, मल्टीपल वैल्यूज पास करते हो तो वो सारी वैल्यूज इसके अंदर चली जाएगी, वेरिएबल के अंदर। बट अगर आप एक ही वैल्यू दे रहे हो, वो भी नंबर फॉर्मेट में, एक ही वैल्यू दे रहे हो और नंबर में दे रहे हो, तो वो बन जाती है उसकी साइज। राइट, यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे वापस रख देता हूँ, आपको अगर कंफ्यूजन है तो ये निकाल देता हूँ। ये है आपका एरे कंस्ट्रक्टर विद वैल्यूज, और ये क्या बन गया? एरे कंस्ट्रक्टर विद साइज। अगर आप एक ही नंबर दे रहे हो किसी एरे बनाते हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर से अगर आप एरे बना रहे हो और उसके अंदर एक ही वैल्यू दे रहे हो, तो वो बन जाता है उसकी साइज। तो देखो ए आर आर वन अगर आप प्रिंट करते हो तो देखो 10 ब्लॉक्स हो गए, 10 एक भी वैल्यू नहीं है इसके अंदर, बट आपने 10 ब्लॉक अलोकेट कर दिए उसको। इसकी लेंथ क्या है? 10, क्योंकि क्या, आपने पूरे ब्लॉक की साइज मतलब कितने ब्लॉक्स अलोकेट कर दिए। यहाँ पर आप बोलोगे कि लास्ट एलिमेंट तो कुछ नहीं है, हाँ बट आपने कितने ब्लॉक अलोकेट कर दिए, तो आपने जितने ब्लॉक अलोकेट कर दिए, ये नॉर्मल में भी बोलो या यहाँ पर भी बोलो, दोनों में सिनेरियो सेम रखना कि आपने जितने ब्लॉक अलोकेट कर दिए, जितने में वैल्यूज है, अगर नहीं है तो भी ब्लॉक अलोकेशन है तो उतनी आपकी लेंथ बन जाएगी, तो ये बन गए 10 एज अ लेंथ फॉर एरे। ठीक है, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज रख रहे हो तो वो बन जाएगा उसकी वैल्यूज फॉर दैट एरे। बट अगर मैंने ऐसा रख दिया, सपोज लेट, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है इसलिए आपको बता रहा हूँ, न्यू एरे, एम्प्टी की जगह पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ भूषण। अब क्या होगा? कंसोल लॉग ARR2। अब आप बताओ यहाँ और यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? याद रखना, ये अगर नंबर है तो वो बन जाएगा साइज, बट अगर आपने अगर दूसरा कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे डाल दिया तो वो बन जाएगा उसकी वैल्यू, लाइक पहले की तरह। राइट, अगर ये नंबर फॉर्मेट में पास कर रहे हो तो बन जाएगा साइज, क्योंकि साइज ये हमेशा नंबर फॉर्मेट में होती है। बट अगर कोई भी दूसरी वैल्यू रख रहे हो तो वो बन जाएगा उसका वैल्यू। राइट, ये जीरो पे आ गया भूषण। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपका एरे जनरेट कर सकते हो, एरे क्रिएट कर सकते हो आप। राइट, और आपका एरे आप दो तरीके से बना सकते हो, लिटरल वे से और दूसरा कंस्ट्रक्टर वे से। कंस्ट्रक्टर में आप वैल्यू पास कर सकते हो सीधा, या फिर आप उसकी साइज भी दिखा सकते हो, साइज के हिसाब से आपका एरे उतना अलोकेट हो जाएगा। राइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एरे बनाते वक्त आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स और एन एरे, पहला रूल कि आपका स्टार्ट इंडेक्स हमेशा जीरो होगा। राइट, आपका एरे का स्टार्ट इंडेक्स हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। दूसरा, आपका एरे इनवैलिड इंडेक्स अगर आप दे रहे हो, राइट, इनवैलिड इंडेक्स दे रहे हो, इनवैलिड इंडेक्स विल रिटर्न अनडिफाइंड। मतलब क्या होता है? सपोज मेरे पास ये है, ये एरे है जहाँ पर मैंने इंडेक्स से 0 से लेकर 4 तक, बट मैं यहाँ पर जानबूझकर कंसोल लॉग करना चाहूँ, कंसोल लॉग, और ए आर आर में जहाँ पर मेरा लास्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे था? फिर फोर्थ पे। अगर मैं चाहता हूँ कि सिक्स वाला इंडेक्स पे जो है वो मुझे दिखाओ, जो कि इनवैलिड है, मेरे पास 0 से लेकर 4 तक की आपके इंडेक्स है, अगर मैं जानबूझ के 6 वाला प्रिंट कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू क्या नहीं हुई? अनडिफाइंड। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे अनडिफाइंड है। राइट, इतना समझ में आ रहा है? तो ये था दूसरा रूल। तीसरा, कि आप इंडेक्सेस लिखते वक्त
इंडेक्स ऐसे भी लिख सकते हो, एरे और यहाँ पे जीरो, ये मतलब जीरो इंडेक्स, और आप ऐसे भी लिख सकते हो ARR और यहाँ पर जीरो, दिस इज ऑल्सो वैलिड, राइट। बट ट्राई करना कि कभी भी नंबर फॉर्मेट में आप इंडेक्सेस यूज करोगे। बट ये रिकमेंडेड नहीं है, यूज कर सकते हो बट रिकमेंडेड नहीं है। आपका रिकमेंडेड कौन सा है? हमेशा नंबर फॉर्मेट वाला, नंबर फॉर्मेटेड इंडेक्स इज अलाउ, या फिर रिकमेंडेड है, ठीक है। आपका फोर्थ रूल, इंडेक्स कभी भी इंटीजर होना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया रिकमेंडेड जो वे है, आपका कभी भी स्ट्रिंग फॉर्मेटेड इंडेक्स अलाउड नहीं करना चाहिए। ये आपने नंबर के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन आप अगर सपोज यहाँ पे कुछ इंडेक्स चाहते हो कि नहीं मुझे नंबरिंग की जगह पे कुछ वैल्यूज की के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है, वो मत कीजिए। जैसे कि मैंने उसे कहा जाता है एसोसिएटिव एरे, मैं उसी को बताना चाहता था। फिफ्थ रूल, एसोसिएटिव एरे इज नॉट अलाउड इन जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एसोसिएटिव के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, लेट ARR लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 10, 20, 30। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ARR में एक ऐसे लिख देता हूँ, भूषण 40। चलेगा या नहीं चलेगा आप बताइए मुझे। कंसोल डॉट लॉग अगर मैंने किया ARR, तो आपके हिसाब से ARR में क्या क्या प्रिंट होना चाहिए? 10, 20, 30 ही प्रिंट होगा, 10, 20, 30 ही प्रिंट होगा, या 40 वाला भी प्रिंट होगा? तो देखोगे तो आपको चारों वैल्यूज दिखेंगी, 10, 20, 30 एंड 40 भी, राइट। भूषण एंड 40, उसकी की क्या बन गई? भूषण बन गई। बट अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ठीक से, आपका लेंथ हमेशा तीन ही वैल्यू दे रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पे इंडेक्स नंबर वाले उतनी ही वैल्यू काउंट कर रहा है और बाकी वाला काउंटिंग में ले ही नहीं रहा है, तो भूषण 40 वाला लेंथ में कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ, उसको मेमोरी एलोकेट होगी है, बट वो लेंथ में कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। जिसका इंडेक्स नंबरिंग से है, मतलब जिसकी की इंडेक्सेस नंबरिंग से है, उसी को वो काउंट करेगा। बाकी वाला एसोसिएटिव एरे कभी भी अलाउड नहीं है। जहाँ पे की एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हो, तो वो एज अ नंबरिंग या लेंथ में कैलकुलेट नहीं होगा, याद रहेगा। तो ये चीज़ आपको जानबूझ के एक पूछा जाता है कि आपने अगर की एज अ स्ट्रिंग दे दी एरे में, या इंडेक्स एज अ स्ट्रिंग दे दिया, तो चलेगा क्या? चलता है, बट वो नंबरिंग लेंथ कैलकुलेशन में नहीं आएगा, राइट। और ट्राई करोगे रूल में कभी भी कि आप ऑब्जेक्ट या एरे लिटरल से एरे बनाओगे, ना कि एरे केस से, राइट। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा, जैसे साइज होगी या यहाँ पर वैल्यूज हो गई देने में। तो ये हमेशा याद रखना कि आप ट्राई करो, इंस्टेड ऑफ एरे कंस्ट्रक्टर इट्स बेटर टू यूज एरे लिटरल। तो ये था आपका एरे। और एरे में इंसर्शन, इंसर्शन मतलब इस तरीके से कि आप सीधा लोकेशन बताओ और उस लोकेशन पे इंडेक्सेस पे वो वैल्यू पुटअप करो। अब मुझे क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे ये वैल्यू डिलीट करनी है। ये तो एडिशन का हो गया, आपको डिलीशन पता होना चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर एक एरे में डिलीट वैल्यू फ्रॉम एरे। तो हम डिलीट कैसे करते हैं? तो डिलीट करने का तरीका जो आपने ऑब्जेक्ट के लिए देखा था, सेम डिलीट कीवर्ड और ऑब्जेक्ट का नाम और उसका लोकेशन। तो ये लोकेशन कौन सा है? 20 वाला, ये जीरोथ लोकेशन मतलब जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स। तो मैं फर्स्ट इंडेक्स अगर दे दूं और बाद में वापस ये कंसोल लॉक करूं राइट, तो क्या हो जाएगा? पहले ये क्या होता, यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पर आपको ये क्यों दे रहा है कि आपको प्रिंट करने से पहले ही वो पूरा मेमोरी से ही लेके आओ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? 10 हो गया, 20 रिमूव कर दिया, आपका क्या बन गया? 30। तो देखो, आपने 10 जीरो के था वो एज इट इज़ रहा, 30 2 पे था एज इट इज़ रहा, और वन लोकेशन पे जो 20 था वो निकल गया, राइट। अब आप बोलोगे कि इसकी लेंथ 3 क्यों आ रही है? जैसे कि मैंने कहा था एम वाला भी काउंटिंग में जाएगा लेंथ में। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बट की स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जो था वो हम नहीं काउंटिंग में लाएंगे। तो इसकी लेंथ कितनी बनी? सिर्फ 3, 0, 1, 2। 1 वाला एम है लेकिन वो ब्लॉक
लेंथ के लिए कैलकुलेशन में आएगा, राइट। तो ये था आपका जावा स्क्रिप्ट का एरे, जिसमें आपने देखा कि लेंथ प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप, एक और चीज़ है कि मैंने जो कहा था ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ARR अगर मैं टाइप ऑफ चेक करता हूँ तो देखो इसका टाइप क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट। आपको ये चीज़ और एक्सप्लेन हो जाएगी जब प्रोटोटाइप सीखेंगे कि एरे को ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है। एरे तो कलेक्शन ऑफ सिक्वेंशियल डेटा है या फिर कॉन्जिक्यूटिव डेटा है, तो फिर इसको ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, ये चीज़ हम देखने वाले प्रोटोटाइप में। तब ये चीज़ और क्लियर होगी, बट तब तक याद रखना एरे इज अ वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। हमने क्या क्या देखा, एरे कैसे बनाते हैं, एरे की लेंथ प्रॉपर्टी देखी, एरे में कैसा इंसर्शन होता है और डिलीशन होता है। अब लास्ट चीज़, आपको एरे पे और एक लूप मिलता है जो कि आप ऑब्जेक्ट पे जैसे फॉर इन लूप था वैसे यहाँ पर फॉर लूप के साथ साथ दो लूप मिलते हैं। ये होते फॉर ऑफ लूप, लेट आई ऑफ और ARR, ठीक है। मैं ये कमेंट कर देता हूँ और एक नया ARR बनाता हूँ, लेट ARR इक्वल्स टू, ये सारे बनाए। अब यहाँ पर मैं कंसोल लॉग अगर कर दूँ आई की वैल्यू, तो ये देखो प्रिंट क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा 10 20 30 40 50। फॉर लूप में और फॉर ऑफ में डिफरेंस क्या है, फॉर लूप में आप इनिशियलाइजेशन करते थे। आपको अगर वीडियो पता है तो मैंने जो बताया था, मैं लगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देता हूँ, फॉर लूप जो मैंने सिखाया था, या फिर यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। फॉर लूप में आप इनिशियलाइजेशन करते हो, कंडीशन चेक करते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हो, राइट, यहाँ पर फॉर लूप के अंदर। फॉर ऑफ में ये चीज़ सारी हट गई, आपको सिंपलेस्ट वे आप सीधा एरे का नाम दे दो और वन बाय वन जो भी वैल्यूज है वो ऑफ इस एरे से, इस एरे की वन बाय वन वैल्यू आई में लेके आओ। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक वैल्यूज है, वैल्यू खत्म लूप खत्म। तो मैंने क्या किया, ऑफ वैल्यू डाल दी, मतलब फॉर ऑफ के जरिए। तो पहली वैल्यू आ गई 10 किसमें, आई में, वो प्रिंट हो गई। वापिस ARR में चेक कर रहे हैं और कोई वैल्यू है क्या, हाँ है, तो सेकेंड वैल्यू आ गई, उसको प्रिंट किया और चेक किया है क्या, हाँ 30 है 30 है। तो इस तरीके से लूप चलेगा 50 तक। 50 होने के बाद वापस चेक करें एरे में कुछ बचा है क्या, नहीं अभी कुछ नहीं बचा, तो बाहर निकल आओ। तो ये सिंपलेस्ट वे है आपका एरे यूज करने का। याद रखना फॉर ऑफ लूप कभी भी इटरेटिव ऑब्जेक्ट पे चलता है। फॉर ऑफ लूप वर्क्स ऑन इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। इटरेबल ऑब्जेक्ट्स मतलब एरे, याद रखना एरे इज अ इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेबल मतलब जो आप कंटिन्यूटी में उसको यूज कर सकते हो, वन बाय वन चीजें चलती है, तो उसको बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स, इसे कहा जाता है इटरेबल ऑब्जेक्ट्स नॉर्मली आपके लिए सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स है, तो इसको इटरेबल ऑब्जेक्ट कहा। और फॉर ऑफ लूप किस पे चलता है, आपके इटरेबल ऑब्जेक्ट पे। यही चीज अगर मैं फॉर इन लूप चलाऊं, डिफरेंस देखो, फॉर इन चलाओ तो देखो क्या होता है, मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो फॉर इन लूप उसके इंडेक्स लेके आ रहा है। ये लूप किस पे चला था, ये लूप इंडेक्स के ऊपर चलता है, राइट, कीज के ऊपर। मतलब यही लूप मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चलाया था, राइट। ऑब्जेक्ट ये इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं होता, कॉन्जिक्यूटिव में नंबर या की वैल्यू पेयर स्टोर नहीं होती, इसलिए ये फॉर ऑफ लूप ऑब्जेक्ट पे कभी नहीं चलता। इट वर्क्स, इट विल वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट, इट विल नॉट वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट, ओनली वर्क्स ऑन एरे, स्ट्रिंग, सेट। सेट में अब ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी बाद में, बट ये एरे के ऊपर चलता है। बट फॉर इन लूप हमेशा वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेबल ऑब्जेक्ट और दूसरे भी, जैसे कि एरे हो गया, एरे पे भी चलता है और नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स पे भी चलता है। तो फॉर इन लूप इंडेक्स लेके आएगा और फॉर ऑफ लूप एक्चुअल वैल्यूज लेके आएगी, राइट। समझ पा रहे हो, आप अगर इंडेक्स के ऊपर से वैल्यूज देना चाहते हो तो आपके पास तरीका वही है जो आपने नॉर्मल किया था। ऑब्जेक्ट्स के बाद क्या करोगे, ARR का इंडेक्स, ARR के इंडेक्स पे जो वैल्यू वो देखो, देखो मैंने किया, जीरो पे है 10, वन पे है 20। ये समझ पा रहे हो, ARR का जो भी इंडेक्स रहेगा, पहला इंडेक्स जीरो आएगा यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स रिटर्न करता है। तो जीरो पे जो भी वैल्यू है तो आप कैसे रिटर्न निकालते हो, ARR की जीरो मतलब 10 वैल्यू वो लेकर आएगा। तो इस तरीके से आप फॉर ऑफ एंड फॉर इन लूप यूज कर सकते हो।
और एक यूज होता है लूप जिसे कहा जाता है फॉर ईच। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बट मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। ये हम देखने वाले आगे वाले वीडियो में फॉर ईच लूप, डोंट वरी, ये आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं, जहाँ पे हम देखने वाले एरे की मेथड्स, जिसमें से एक मेथड है फॉर ईच। तो तब तक हमने क्या क्या देखा है? फॉर ऑफ लूप देखा है, फॉर इन लूप देखा है। फॉर ऑफ हमेशा क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा वैल्यूज ऑफ एरे, इट रिटर्न्स वैल्यूज। और ये क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स इंडेक्सेस। ठीक है, तो ये है ओवरऑल अबाउट एरे। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपके एरे के स्टैटिक मेथड्स कौन सी है और इंस्टेंस मेथड कौन सी है। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो जाए। और आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपके सारे सवाल के आंसर देने का। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।